आज सबसे ज्यादा आवश्यकता किसी चीज की है मित्रों, तो वो विश्वास की है, वो बिलीफ की है। अविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं है। यदि हम आपस में लड़ें, यदि हम भ्रम फैलाएं, यदि राजनीति के चंगुल में फंस जाएं और विश्वास को हरा बैठें, तो हम इस जंग को कैसे जीतेंगे। इसलिए वैक्सीन ड्राइव को लेकर, भारत की वैक्सीन पॉलिसी को लेकर जिस प्रकार से कुछ लोग मतांतर करने की चेष्टा कर रहे हैं, हमें लगता है कि इसमें तथ्यों के साथ जनता के बीच में विषय को रखने की आवश्यकता है। भारत आज जो वैक्सीनेशन ड्राइव कर रहा है वो विश्व का एक बहुत बड़ा और सबसे तेजी से चलने वाला, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव है। आज तक लगभग 15 करोड़ लोगों को भारत ने वैक्सीनेट किया है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी छलांग है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, जिसको भारत और भारत की सरकार ने, भारत की जनता ने, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सभी ने मिलकर, मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, सभी ने मिलकर इसको सुचारू रूप से चलाया है। बंधुगण, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इसका दारोमदार आप सभी नागरिकों पर है कि किस प्रकार से इसमें, इस भ्रमजाल में नहीं फंसना है। आज हम तथ्यों को समझेंगे कि जो भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है, आखिर वो भ्रम क्या है और सत्य क्या है। ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया गया है भारत में, केंद्र सरकार ने जो वैक्सीनेशन पॉलिसी अपनाया है, यह एक्सपर्ट्स ने अपनाया है, यह एक्सपर्ट्स ने बनाया है। और किस आधार पे बनाया है? इट्स अ वेल डिफाइंड वैक्सीनेशन पॉलिसी, एक अच्छे तरह से परिभाषित पॉलिसी है। दूसरा, यह एक साइंटिफिक पॉलिसी है, अर्थात एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ बनाया हुआ पॉलिसी है। और तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण है, ये WHO द्वारा जो निर्धारित गाइडलाइंस है, उन गाइडलाइंस के माध्यम और उन गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए बनाया हुआ वैक्सीनेशन पॉलिसी है। तो किसी ने आर्बिटरीली, किसी ने अपने मन मुताबिक, अपने मन के हिसाब से ये वैक्सीनेशन पॉलिसी या वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं बनाया है। एक साइंटिफिक बेसिस है इसके पीछे। और जो मेडिकल और एपिडेमियोलॉजिकल ग्लोबल प्रोटोकॉल है, पूरे विश्व का कोविड को लेकर जो प्रोटोकॉल है, उसमें भारत की सरकार ने उसको मानते हुए जो प्रथम फेज वैक्सीनेशन ड्राइव का खोला था, उसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स, जो बुजुर्ग हैं, जो एल्डरली है, 60 साल के ऊपर के हैं, और खास करके जो 45 साल के ऊपर और जो कोमॉर्बिडिटी के साथ हैं, क्योंकि 90% जो मोर्टेलिटी देखी गई थी वो इसी ग्रुप में देखा गया था। फ्रंटलाइन वर्कर्स में, डॉक्टर्स में, नर्सेज में, जो लोग सेवा कर रहे हैं कोविड मरीजों की, वो फ्रंटलाइन वर्कर्स में जो बुजुर्ग हैं, जो 60 साल के ऊपर हैं, जो लोग 45 के ऊपर हैं और जो कोमॉर्बिड हैं, इन लोगों में 90% मोर्टेलिटी देखी गई थी। इस कारण से जो वैक्सीनेशन पॉलिसी थी, उसका मुख्य लक्ष्य प्रथमतः यह था कि किस प्रकार से इन लोगों को हम, जो सबसे ज्यादा वनरेबल है, जो सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड हैं, उनको भारत सरकार, उनको हम कैसे बचा सके। इसलिए सबसे पहले सर्वप्रथम इनको वैक्सीनेट करना है। हमारा ये कहना है, भारत सरकार के मुताबिक 80 करोड़ गरीबों को वो मुफ्त राशन दे रही है, लेकिन भारत की भाजपा सरकार, मोदी सरकार ने मुफ्त राशन 80 करोड़ को देंगी, पर मुफ्त वैक्सीन देने से साफ इनकार कर दिया है। वैक्सीन कंपनियों के रेट बता रही हूँ। सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड का जो केंद्र सरकार को बेचा जा रहा है, एक इंजेक्शन की कीमत 150 रुपया है। वही कोविशील्ड राज्यों को 400 में मिलेगा एक इंजेक्शन, और प्राइवेट को कोविशील्ड 600 रुपए का एक इंजेक्शन देगा। ये हो गई एक कोविशील्ड की 3 कीमतें, राज्य के लिए अलग, केंद्र के लिए अलग और प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए अलग। अब आता है भारत बायोटेक। भारत बायोटेक की वैक्सीन का नाम है कोवैक्सिन। अब इसने अपने रेट जारी किए। इन्होंने कहा हम केंद्र को वही 150 देंगे जो कोविशील्ड दे रहे हैं, लेकिन हम राज्यों को 600 रुपया प्रति टीका देंगे, और निजी अस्पतालों को भारत बायोटेक कोवैक्सिन कह रहा है हम 1200 रुपया देंगे। कांग्रेस की मांग है 1 नेशन 1 प्राइस, एक देश एक दाम होना चाहिए। अब आप इससे सहमत हैं या नहीं कि हाँ, एक देश एक दाम होना चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, हमारी ये मांग है कि 18 साल से जितने भी ऊपर के लोग हैं उन्हें मुफ्त वैक्सीन लगना चाहिए।
क्या ये हमारी मांग ठीक है या नहीं? ये मुफ्त वैक्सीन मैं अपने लिए, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे जो कांग्रेस है, अपने लिए मुफ्त नहीं कह रही। हम उन 80 करोड़ देश के गरीब लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीन की मांग कर रहे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे, जिन्हें भारत सरकार मुफ्त राशन देने का दावा करती है। क्या ये हमारी दूसरी मांग ठीक है या नहीं? वैक्सीन नीति के ऊपर फिर हम तीसरी मांगे कि वैक्सीन कंपनियों के ऊपर, निर्माताओं के ऊपर आप प्राइस मत छोड़िए, आपको अपने हाथ में रखनी चाहिए कीमतें, और भारत सरकार तय करे कि ये निजी कंपनियां कितने में वैक्सीन देंगी। क्योंकि जब सीरम इंस्टीट्यूट 150 रुपए की वैक्सीन केंद्र सरकार को दे रहा था, तब भी सीरम के मालिक ने, पूना वाला ने कहा वो घाटे में नहीं है, वो मुनाफा कमा रहे हैं। जब 150 में मुनाफा था तो फिर उसी वैक्सीन को राज्यों को 400 में, निजी को 600 में क्यों दी जा रही है? 150 में ही क्यों नहीं दी जा रही? और आपको मालूम है, अगर 150 से सीधा ये वैक्सीन निजी को 600, राज्यों को 400 में दी जाएगी तो दोनों कंपनियों को 1,11,000 करोड़ का मुनाफा होगा। बंधुगण, मुख्यतः ये 4 विषय रखा गया था डिमांड के रूप में। कहीं कोई एनजीओ डिमांड कर रहा था, कई राजनेता डिमांड कर रहे थे। इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए आपने पिछली बार देखा कि केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन पॉलिसी को लिबरलाइज किया। द सेंट्रल गवर्नमेंट ओपनड अप द वैक्सीनेशन पॉलिसी। केंद्र सरकार ने इस वैक्सीनेशन पॉलिसी को तुरंत खोल दिया, उसे लिबरलाइज कर दिया। जब ये इसे लिबरलाइज कर दिया गया, स्टेट्स की भी इन्वॉल्वमेंट हो गई, ओपन मार्केट की बात भी हो रही थी, प्राइवेट प्लेयर्स भी इसमें आ गए। ये सब कुछ होने के बाद कुछ भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है। बहुत दुख के साथ मैं कहूंगा, और उन भ्रमों को भी आपके सामने रखता हूं। क्या मुख्यतः कौन से भ्रम फैलाए गए? मुख्यतः 3 विषयों पे यहां भ्रम फैलाया गया। नंबर 1, डिफरेंशियल प्राइसिंग। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है, और इस कारण से दोनों के बीच में जो प्राइसिंग है, केंद्र सरकार कम प्राइस में खरीद रही है, राज्य सरकार ज्यादा प्राइस में खरीद रही है। कहीं ना कहीं ये नहीं होना चाहिए, डिफरेंशियल प्राइसिंग हो रहा है। एक ये विषय कहा गया। दूसरा विषय कहा गया कि गरीबों का क्या होगा? विल द पुअर बी गिवन वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट? क्या जो गरीब लोग हैं उनको वैक्सीनेट नहीं करेगी सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट में? और तीसरा विषय जो कहा गया वो बिल्कुल उलट था। जो पहले ओपन मार्केट डिमांड कर रहे थे, वो आज कह रहे हैं कि ओपन मार्केट क्यों हुआ, प्राइवेट प्लेयर्स इसमें क्यों आ गए। मैं इसे एक एक करके समझाता हूं, ताकि जो जनता जनार्दन है, जो आप नागरिक हैं, आप भ्रम में ना रहें, आप समझ सके। पहला, डिफरेंशियल प्राइसिंग। क्या केंद्र राज्यों के साथ कोई सौतेला व्यवहार कर रहा है? क्या दोनों के बीच में वैक्सीनेशन को लेकर किसी प्रकार का अनबन है? प्राइसिंग में डिफरेंसेस है? बिल्कुल नहीं। एक बात याद रखिए, 50% कोटा जो राज्य सरकार का है और 50% कोटा जो केंद्र सरकार का है। ये जो 50% केंद्र सरकार के पास है, द 50% दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज, ये जाता किसके पास है? ये राज्य सरकार के पास ही जाता है। केंद्र सरकार अपने पास कुछ नहीं रखता। जो मेरा है वो तेरा है। अर्थात 50% जो केंद्र का है, केंद्र के कोटे से जो वैक्सीनेशन आता है, जो वायल्स आते हैं, वो किसके पास जाता है? वो राज्यों के पास ही जाता है। राज्यों को मुफ्त दिया जाता है। 45 साल के ऊपर, 60 साल के ऊपर जो डॉक्टर्स हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो प्रायोरिटी लिस्ट मैंने आपको बताया, जो गरीब हैं, इनको मुफ्त लगता है। जो वनरेबल हैं, इनको मुफ्त लगता है। तो राज्यों को वंचित नहीं रखा गया। ये जो प्रोजेक्ट किया गया कि केंद्र अलग है और राज्य अलग है, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। आप इस बात से भी सहमत होंगे, आपदा में अवसर तक तो ठीक था, लेकिन आपदा में लूट और खसोट, ये कहां तक जायज है? 1 मई को पूरे देश में 18 साल से ऊपर और 45 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगने की शुरुआत होगी। केंद्र सरकार ने पूरी तरह से पल्ला जो है वो राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया है कि केंद्र सरकार 45 से नीचे यानी कि 18 से 45 वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। सारी जिम्मेदारी राज्यों को होगी। राज्यों को ही ये वैक्सीन जो है निर्माताओं से खरीदना होगा और लगाना होगा। केंद्र सरकार उसमें राज्यों की कोई मदद नहीं करेगी।
हमारे देश में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित राज्य हैं, कुल मिलाकर 36 स्टेट्स आती है। महाराष्ट्र सरकार, झारखंड सरकार, कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार, राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ ने पूरी तरह 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी वैक्सीन सबके लिए पूरी तरह मुफ्त कर दी है। राज्य सरकार उसका खर्चा उठाएगी, लेकिन कंपनियों को पैसा देकर उसे लेना होगा। हमारी बात तो ठीक है, लेकिन उन राज्यों को क्या होगा जो राज्य इतनी आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं है, वो इन दवाओं को ना खरीद पाएंगे ना मुफ्त दे पाएंगे। अगर खरीदेंगे और जनता से पैसे लेंगे तो आपको लगता है ये गरीबी रेखा से नीचे जो 80 करोड़ उन राज्यों में जो आर्थिक तौर से कमजोर हैं, जिन्हें मदद की जरूरत है, वहां के लोगों को वैक्सीन लग पाएगा? एक और भ्रांति है कि वैक्सीन लगवाने लोग आगे नहीं आ रहे। ये सरासर झूठ बात है। लोग बिल्कुल चाहते हैं, लोग आ भी रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ वैक्सीन खुली किसके लिए थी? जो हमारे कोरोना वॉरियर्स थे, हेल्थ वर्कर्स थे, उनके लिए सिर्फ खुली थी, और खुली थी हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए, जिनका पूरे देश में प्रतिशत आता है 25%। तो 25% के लिए खुली थी, इसलिए वो 25% के लिए भी केंद्र सरकार वैक्सीन दे रही थी राज्यों को, जो नाकाफी हो रही थी। अगर आप देखना चाहते कि हाँ लोग वैक्सीन से भाग नहीं रहे, लोग लगाना चाहते हैं, तो 1 मई के बाद जब 18 साल से 45 साल के लिए वैक्सीन खोल दी जाएगी, हर राज्य सरकारों द्वारा हजारों केंद्र लग जाएंगे, तब आप देखिएगा लोगों की कमी नहीं होगी। डर है कि कहीं वैक्सीन कम ना पड़ जाए। राज्यों को केंद्र ही देती है ये कोटा, और जो कुछ भी केंद्र के पास है वो राज्य का ही है। जैसे कि मैं दिल्ली में वैक्सीनेट हुआ, मैंने अपने दोनों डोजेस दिल्ली में लिया। केंद्र के कोटा से आया होगा, किसके कोटा से आया होगा, मगर दिल्ली में लिया ना। तो ये जो केंद्र ने भेजा था जो कोटा, क्योंकि उस समय ओपन अभी भी नहीं हुआ है, 1 तारीख से होगा, तो ये तो केंद्र का ही कोटा था जो दिल्ली के किसी अस्पताल में हमें वैक्सीन के रूप में लगा। ठीक उसी प्रकार झारखंड में हो, छत्तीसगढ़ में हो, महाराष्ट्र में हो, उड़ीसा में हो, अगर वैक्सीन वहां लग रहे हैं आज, तो केंद्र ने कोई अपना कोटा हाथ में पकड़ के नहीं रखा हुआ है, राज्यों को दिया हुआ है, और राज्य वनरेबल को, जो गरीब है, उनको लग रही है, केंद्र की तरफ से ही लग रहा है। इसलिए केंद्र और राज्यों को अलग अलग करके देखने की ये जो बात हम कर रहे हैं, एक कहीं ना कहीं राजनीति के अंतर्गत ये जो हम भिड़ंत करवाने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है पार्टी की ओर से भी, और सबसे बड़ी बात है मनुष्यत्व की ओर से, ये भिड़ंत कभी नहीं करवाइए। सभी पॉलिटिकल पार्टी से ये निवेदन है, ये भिड़ंत कभी मत करवाइए। कभी भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार ये अगर आपस में लड़ेंगे तो जनता जनार्दन का भला नहीं हो सकता है। छोटी छोटी राजनीति के लिए हम ये भिड़ंत ना करवाएं। जो भी केंद्र सरकार का है वो आप ही का तो है, वो राज्य सरकार का ही तो है। इसलिए डिफरेंशियल प्राइसिंग पे लेके जो राजनीति करने की कोशिश हो रही है कि राज्यों को वंचित किया जा रहा है, ये गलत है। और हाथ जोड़ के हम निवेदन करते हैं, इस प्रकार की राजनीति से हमें कोसों दूर रहना है। केवल और केवल जनता जनार्दन कैसे वैक्सीनेट हो सके, उसी की चिंता करनी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने पत्र लिखा था, खूब हमें भला बुरा कहा जाता है। हमने बार बार कहा कि आप अपनी वैक्सीन नीति तय कीजिए। आपको मालूम है यूके, अमेरिका, इन सब देशों ने 10-10 करोड़, जी हाँ 10-10 करोड़ वैक्सीन 2020 मार्च में बुक कर ली थी। हम तब सो रहे थे। भारत सरकार जागी जनवरी 2021 में, कितनी वैक्सीन बुक करवाई? 1 करोड़। अमेरिका, यूके ने कितनी करवाई? 10 करोड़। कब? 2020 मार्च में। इसलिए ये देश अपने अपने राज्यों के 25 से 35% लोगों को वैक्सीन लगा भी चुके हैं, और हमने जनवरी में मात्र 1 करोड़ का जो है वैक्सीन का ऑर्डर दिया था। उसके बाद अलग बात है कि जनवरी में ऑर्डर जो दिया था, फरवरी मार्च आते आते जो 25% थे 60 साल से ऊपर के, उनको वैक्सीन लगी। लेकिन अब देखना है, चुनौती अब है। इसीलिए मनमोहन सिंह जी ने लिखा था, क्या लिखा था? पहली हमारी वैक्सीन नीति होनी चाहिए कि हम वैक्सीन का निर्यात नहीं करेंगे। लेकिन मनमोहन सिंह जी को बहुत भला बुरा कहा गया। बहुत पढ़े लिखे, एजुकेटेड, ईमानदार, सभ्य प्रधानमंत्री 10 साल रहे, उन्होंने लिखा था, लेकिन उनका मजाक उड़ाया गया। उन्होंने यही तो कहा था, वैक्सीन नीति तय करी, उस नीति में निर्यात नहीं होगा। जैसे अमेरिका ने एक भी टीका निर्यात नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने
प्रधानमंत्री जी की बात मनमोहन सिंह जी के मानने से पहले 7 करोड़ वैक्सीन बाहर निर्यात कर चुके थे। तो नीति थी निर्यात नहीं होगा, जो अब तय हुआ है। दूसरा था कि 2 वैक्सीन कंपनियां नाकाफी हैं और दूसरी वैक्सीन कंपनियां जो दूसरे देशों में कामयाब साबित हो रही है उन्हें भी आप कंसिडर कीजिए, इजाजत दीजिए। पहले तो मजाक उड़ाया लेकिन बाद में उन्हें इजाजत दे दी गई। तीसरा हम लोगों ने कहा था कि आप 18 साल से ऊपर के युवाओं को भी वैक्सीन लगाइए। पहले नहीं माना, अब माना तो सही, लेकिन सारा का सारा बोझ जो है वो राज्य पर डाल दिया गया है। अब मैं सिर्फ आपसे यही बात कह रही हूँ, वैक्सीन से डरिएगा मत। आपको मौका मिले वैक्सीन लगाने जाइएगा, क्योंकि अभी जिन लोगों को वैक्सीन लगी है, बहुत से कहते हैं कि 1 डोज के बाद और कईयों को 2 डोज के बावजूद जो है साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। बिल्कुल साइड इफेक्ट आ रहे हैं, लेकिन जान खतरे में नहीं है। आपको जानलेवा कोविड बीमारी से बचा रही है वैक्सीन। कईयों ने कहा दोबारा कोरोना हो रहा है, ये भी सच्चाई है कि दोबारा कोरोना हो रहा है, लेकिन जान बच रही है आपकी। सो ये आपकी जान पर नहीं बनाएगी, आपको थोड़े कॉम्प्लिकेशंस होंगे, कुछ परेशानियां होंगी, लेकिन ये आपको जो है वो बचाने में कामयाब होगी। तो मैं आप सभी से कहूंगी, देश की सरकार, प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल हम कहते हैं वैक्सीन टीके का राजनीतिकरण इस समय पर नहीं होना चाहिए। केंद्र का जो रोल है वो केवल और केवल फैसिलिटेटर का है। वो एक चैनल है, वो फैसिलिटेटर है, वो अपने आप में कोई अलग बॉडी नहीं है, वो फैसिलिटेटर है, वो फैसिलिटेट करता है। जो दूसरा विषय उठा कि क्या राज्यों का इसमें जो लिबरलाइजेशन होने के बाद राज्य के पास अगर पैसा नहीं, राज्य कैसा पैसा खर्च करेगी। देखिए, इसमें बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, उनका धन्यवाद हम भी करना चाहेंगे। कल आदरणीय हर्षवर्धन जी ने भी जो चिट्ठी लिखा था, उस चिट्ठी में भी डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने उन तमाम राज्यों की लिस्ट दी है, जैसे आसाम हो गया, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, जैसे मध्य प्रदेश हो गया। कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने मुफ्त वैक्सीनेशन देने की बात, कर्नाटक हो गई, उन्होंने मुफ्त वैक्सीनेशन देने की बात की है। तो राज्य मुफ्त वैक्सीनेशन भी देने की बात कर रहे हैं, वो मुफ्त भी दे रहे हैं, अपनी तरफ से दे रहे हैं। तो ये स्वागत योग्य कदम है और हर राज्य अपने इस कदम के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, वो मुफ्त दे सकता है। राज्यों के पास ये जो लिबरलाइज हुआ उससे क्या लाभ हुआ? देखिए, पहले जो प्रायोरिटी लिस्ट थी, जो वनरेबिलिटी की प्रायोरिटी लिस्ट थी, वो केंद्र सरकार ने निर्धारित किया था कि 60 साल के ऊपर, 45 साल के ऊपर डॉक्टर, नर्सेज, फ्रंटलाइन वर्कर्स, इनको प्रायोरिटी बेसिस पे, क्योंकि ये वनरेबल है, हम इनको पहले वैक्सीनेट करेंगे। अब लिबरलाइज होने के बाद, ओपन पॉलिसी होने के बाद, इसको कस्टमाइज करने की स्वतंत्रता कि हम भी अपने वनरेबल ग्रुप को चूज कर सकते हैं, हम इस एज ग्रुप को भी वैक्सीनेट कर सकते हैं, इन लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं, ये सब ग्रुप्स बना करके हम चूज कर सकते हैं, हम कस्टमाइज कर सकते हैं बियॉन्ड द नेशनल पॉलिसी। ये स्वतंत्रता राज्य को दे दिया गया है कि नेशनल पॉलिसी जो था उसके बाहर और उसके इतर जाकर, उसके बियॉन्ड जाकर, अगर आपको लगता है कि आपके राज्य में इस प्रकार की नीति अपनाने से और ज्यादा फायदा होगा तो वह भी आप कर सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता, इसकी छूट आपको है। इस कारण से एक ऑप्शन यह है कि आप कस्टमाइज करिए। दूसरा है, देखिए, राज्य के पास आप कोई भी चैनल अपना खोल सकते हैं, प्राइवेट चैनल भी खोल सकते हैं। आप अपना कोई भी चैनल खोल करके अपने इस वैक्सीनेशन प्रोसेस को सुचारू रूप से चला सकते हैं। ये आप संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है, इसमें किसी प्रकार का अंकुश आपके ऊपर नहीं। आपको लगता है बहुत कठिनाई है, तो आप जो केंद्र सरकार फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव चला रही है, केवल उसी को स्टिक कर सकते हैं कि हम और कुछ नहीं करेंगे। जो केंद्र सरकार गरीबों के लिए, वनरेबल्स के लिए फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव चला रही है, हम केवल उतना ही चलाएंगे। आप वो भी कर सकते हैं। ये सारा स्वतंत्रता, ये सारी छूट केंद्र सरकार ने लिबरलाइजेशन करके 1 तारीख से राज्य सरकार को दे दिया है। इसलिए आप अपने एक्सपर्ट ग्रुप के साथ चिंता करके अपने राज्य में क्या करना है, इसके मालिक आप हैं। और मुझे लगता है ये एक फेडरल स्ट्रक्चर में स्वागत योग्य कदम है। बिहार में घोषणा की थी, बिहार के चुनावों में, कि सब बिहार के लोगों को मुफ्त वैक्सीन लगेगा और सबको लगेगा। चुनाव के घोषणा पत्र में ये वायदा क्या राजनीतिकरण नहीं था, ये आपके ऊपर छोड़ रही हूं, आप तय करिएगा। हमारे राज्य छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब में चुनाव नहीं है। बिना चुनावों के 1 मई से 18 साल से 45 साल के सबको मुफ्त वैक्सीन लग रहा है। लेकिन ये कहते हैं कि बिहार में घोषणा पत्र में लगा नहीं लगा। बिहार के लोग सुन रहे हो तो आप जानिए कि आपको लगा नहीं लगा, मुफ्त लगा, पैसे दिए, आप जाने।
अब बंगाल के घोषणा पत्र में भी भाजपा ने वैक्सीन का जो है राजनीतिकरण करते हुए कह दिया कि भाजपा की सरकार बंगाल में आएगी तो सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाएगी। तो मैं आपसे कहूंगी कि राजनीतिकरण है या नहीं है। भाजपा अपने राज्यों में पूरी तरह इस वैक्सीन को मुफ्त कर दे तब हम जानेंगे। और 8 राज्य ऐसे हैं, ये आपकी जानकारी के लिए, 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर देश की 60% वैक्सीन इन 8 राज्यों में गई है। और ये 8 राज्यों में नंबर 1 पर महाराष्ट्र खड़ा है। सबसे ज्यादा वैक्सीन खरीद कर लगाने का काम या ऑर्डर जो दिया है वो महाराष्ट्र सरकार ने किया है। 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन वो अभी कुछ 1-2 दिन के अंदर पूरा कर देगी। 1.5 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है। राजस्थान दूसरे नंबर पे खड़ा हुआ है। सबसे अधिक वैक्सीन अगर अपने राज्यों में प्रचार करना, भ्रांतियों को दूर करना, वैक्सीन की उपलब्धता कराना, लोगों को आगे आने को कहना, तो ये काम महाराष्ट्र, और हमें गर्व से कहते हैं कि राजस्थान नंबर 1 और नंबर 2 इन 8 राज्यों में खड़ा है जिसने सबसे अधिक जो है वैक्सीन लगाई है। अब आपका कोई वैक्सीन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। कईयों ने कहा कि आप अमेरिका, यूके से भारत की तुलना करते हैं कि अमेरिका ने इतने को लगा दिया, यूके ने इतने को लगा दिया। वो तो छोटे छोटे देश हैं, वो तो विकसित देश है। भारत बहुत बड़ा देश है और भारत विकासशील देश है। बिल्कुल ठीक कहते हैं वो। तो मैं ये कहती हूँ कि चलिए फिर छोड़िए अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन, चाइना से तुलना कर लेते हैं। उसकी आबादी तो हमारे बराबर है, वो और हम दोनों ही विकासशील देश हैं। और उन्होंने भी अपने देश की लगभग 50,000 केंद्र खोलकर 40% आबादी को वो टीका का काम पूरा करने वाली है अगले कुछ दिनों में। अब क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो हमें समय पर काम करना था वो हमने नहीं किया। हम अपने राजनीतिक प्रचार, प्रसार, रैली, रोड शो, पूरा ध्यान हमारा वहां पर लगा, जिसकी वजह से मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग के ऊपर टिप्पणी की है। छोटी मोटी टिप्पणी नहीं है। क्या कहा है मद्रास हाईकोर्ट ने? मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु के अंदर जो अभी महामारी एकदम से फैली है उसका दोषी कोई और नहीं, चुनाव आयोग है। और क्यों नहीं, चुनाव आयोग को कोरोना महामारी पूरे तमिलनाडु में फैलाने का दोषी मानते हुए उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। इससे पहले जो है कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी कहा था कि अगर टीएन सेशन होते तो वह ऐसा कभी नहीं होने देते। ये कहकर मुझे लगता है, क्या कहूँ, एक जोरदार तमाचा कहूँ तो चुनाव आयुक्त थे, चुनाव आयुक्त उनके मुंह पे लगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मद्रास हाईकोर्ट कह रहा है चुनाव आयुक्त के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा डलना चाहिए, प्रोटोकॉल नहीं थे, रैलियों की इजाजत क्यों दी, पाबंदी लगनी चाहिए थी, लोगों को मौत के मुंह के कगार में भेज दिया। वहीं पर भारत की केंद्र की भाजपा सरकार चुनाव आयोग जिनको कह रहा है मद्रास हाईकोर्ट फांसी या हत्या का मामला जो इन पे होना चाहिए, उसी चुनाव आयुक्त को भारत सरकार ने गोवा का राज्यपाल बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा है। एक कहता है इन पे हत्या का मुकदमा चलाइए, वहीं केंद्र की भाजपा सरकार उन्हें गोवा का गवर्नर बनाने जा रही, जो अभी भी रिटायर हुए हैं। आने वाले टाइम में हम इसको देखेंगे। भाजपा के प्रवक्ता जो है टीवी डिबेट्स में कहते हैं दिल्ली में कौन सा चुनाव हो रहा था, महाराष्ट्र में कौन सा चुनाव हो रहा था जो वहां महामारी फैली है। अगर चुनाव को, चुनावी रैलियों को आप दोषी बताते हैं तो उन्हें आप बोलिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में महामारी का कारण चुनावी रैलियां नहीं था, बिल्कुल उनका कारण कुछ और था। लेकिन केरला, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु जो टॉप 10 राज्यों में शामिल है, वहां का कारण पूरी तरह से वहां की हाई कोर्ट ने चुनाव को माना है। यहाँ कारण नहीं है चुनाव, यहाँ कोई रैली नहीं, यहाँ फिर भी बढ़ रहे हैं, बहुत से कारणों से बढ़ता है, एक कारण नहीं बहुत से कारणों से। लेकिन ये माना है कि इन राज्यों में सिर्फ चुनावी रैलियां, प्रोटोकॉल को तोड़ना, भीड़ इकट्ठी नेताओं के द्वारा करना, जिसमें आपने खुद देखा सर्वोच्च पद पे बैठे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सर्वोच्च पद पे बैठे, जब वो प्रोटोकॉल तोड़ते हैं तो नीचे तक क्या संदेश जाता है।
तो अब बात यह है कि तर्क बहुत है अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। मगर एक बात मैं स्पष्टतः कहना चाहूंगा कि जो सेंट्रल पॉलिसी मुफ्त वैक्सीनेशन की है और वनरेबल ग्रुप्स की है, वो कंटिन्यू करते रहेगी, हर राज्य में कंटिन्यू करते रहेगी जिस प्रकार से वो चल रही है, और वो प्रोग्रेसिव है एंड इट विल बी इवॉल्विंग ऑल्सो। प्रोग्रेसिव मतलब निरंतर चलेगी, इवॉल्विंग मतलब उसमें समय समय पे ग्रुप्स ऐड होते रहेंगे। जैसे पहले 60 साल था, फिर 45 विद कोमॉर्बिडिटी आया, फिर 45 आया। ठीक उसी प्रकार से ये इवॉल्विंग प्रोसेस है, ये चक्र आगे चलता रहेगा और ये निरंतर चलता रहेगा। इसलिए वो जो गरीबों के लिए और वनरेबल ग्रुप के लिए मुफ्त आयोजन केंद्र चला रही है, उसमें किसी प्रकार की बाधा या रोक नहीं आएगी, वो चलता रहेगा। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा विषय आया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने और जो ये वैक्सीन बनाने वाले ग्रुप्स हैं, उन्होंने अलग अलग प्राइसेस रखे हैं। ये कल से डिबेट भी हो रहा है, कुछ लोगों ने इस विषय पे प्रश्न भी पूछा कि केंद्र सरकार को इतने में दे दिया, राज्य सरकार को इतने में दिया। एक बात आज हम यहां स्पष्ट करना चाहेंगे कि यह प्राइसिंग जो है, ये केंद्र सरकार निर्धारित नहीं करती है, यह प्राइसिंग प्राइवेट प्लेयर निर्धारित करते हैं। इस कारण से जो राज्य सरकार है वो पूर्णतः स्वतंत्र है कोट अनकोट प्राइवेट प्लेयर के साथ नेगोशिएट करने के लिए। कोई भी राज्य किसी भी प्राइवेट प्लेयर के साथ जो वैक्सीन सप्लायर है उसके साथ नेगोशिएट कर सकता है प्राइसिंग को लेकर, सप्लाई को लेकर। हम बल्क में लेंगे, हम इतना पैसा देंगे, पहले एडवांस पेमेंट करेंगे, इतना पैसा इतने दिन बाद देंगे। इन सब आधार पर आप देखिए प्राइस नेगोशिएशन हो सकता है। तो केंद्र सरकार इस पे कोई अंकुश नहीं लगाती है। आप स्वतंत्र हैं, राज्य सरकार स्वतंत्र हैं कि वो स्वतंत्र रूप से प्राइस नेगोशिएशन किसी भी प्राइवेट प्लेयर जो वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करती है, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इत्यादि, इनके साथ नेगोशिएट करके अपना प्राइस खुद तय कर सकती है। यह प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात केंद्र सरकार तय नहीं करती है। बहुत हमारे एक टाइम पर मैं उनकी फैन थी, अनुपम खेर जी, बहुत बड़े कलाकार, फैन थी उनकी। पर भाई उन्होंने पीछे ट्वीट किया कि ये जो हाहाकार है, जो शमशान घाट, ऑक्सीजन के बिना मरते लोग हैं, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। इसे बढ़ चढ़ कर दिखाया जा रहा है। और अनुपम खेर जी ने कहा कुछ भी कर लीजिए, जितना मर्जी हो हल्ला कर लीजिए, आएगा तो मोदी ही। बहुत लोगों ने थूका, लानतें भेजी, शर्म करो, है ना, कब तक अनभक्ति करोगे, कब तक सच्चाई से मुंह मोड़ोगे, कब तक देश की सरकार जिसको हमने सब कुछ छोड़ा उसे आईना नहीं दिखाएंगे, कब तक आप ये सब करेंगे। बहुत उनको तभी मैंने कहा एक टाइम पर हम उनके फैन हुआ करते थे, लेकिन आज उनकी जबान जो है कहती है आएगा तो मोदी, लाशों के ऊपर मोदी आएंगे, अपनी नाकामियों पर मोदी आएंगे। ले आइए, आप भुगत रहे आज भी, आगे भी आप ही को भुगतना है। ये हमारी लड़ाई तो है नहीं। अलका लांबा को तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए, अलका लांबा को तो वेंटिलेटर, आईसीयू बेड नहीं चाहिए, अलका लांबा को तो वैक्सीन लगवाना होगा। 1200 रुपये निजी में है, 2400 की 2 लगेंगी, जाकर 2400 रुपये देकर लगवा लेंगे। लड़ाई किसकी है? किसकी आवाज बनकर बोल रहे हैं? किसके हकों को मांग रहे हैं? देश के उन गरीब लोगों के लिए जो बेरोजगार हो चुके हैं, जिनके पास खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं है, जो सरकार के मुफ्त के राशन पे पूरी तरह निर्भर है। ये मुफ्त वैक्सीन और सबको वैक्सीन की मांग उनके लिए है। और अगर इन आवाज़ों को मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ आवाज़ माना जाता है, तो मुझे समझ नहीं आता कि जब जब हम गरीब के हक अधिकारों की आवाज़ उठाते हैं, तब इस आवाज़ों को केंद्र की भाजपा मोदी सरकार के खिलाफ कैसे मान लिया जाता है। कि बंधुगण, ये जो लड़ाई है कोविड के खिलाफ, इसमें भारत जीतेगा, अवश्य जीतेगा। आज तक ऐसा कोई जंग नहीं है जो भारत जीता नहीं है, मगर इट हैज वन प्रीरिक्विसाइट। एक ही ऐसा शर्त है जिस शर्त से हम जीत सकते हैं, एंड दैट प्रीरिक्विसाइट, वो शर्त है टुगेदरनेस, टीम इंडिया का भाव। अगर हम टीम इंडिया के भाव के साथ आगे बढ़ें, यदि भ्रम के जाल में ना फंसे, फेक न्यूज के जाल में ना फंसे, उसे ना फैलाएं, और राज्य और केंद्र अलग अलग हैं, इस प्रकार के मनोभाव से आगे ना बढ़ें, तो ऐसा कोई वायरस नहीं, ऐसा कोई जंग नहीं
जिसे हिंदुस्तान हरा नहीं सकता है। जीतेगा हिंदुस्तान, जीतेगी टीम इंडिया। और आप विश्वास रखिए 24 घंटे आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपकी केंद्र सरकार और आपके सरकारें भी सब काम कर रही हैं, सब आपके भले के लिए काम कर रही है। विश्वास कभी नहीं खोना है, विश्वास नहीं डगमगाना है। वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत बड़ा ड्राइव है। हम सबको इस वैक्सीनेशन ड्राइव में बिना किसी राजनीति के, बिना किसी स्वार्थ के जुट जाना है। पूछ रहा है, नाम नहीं लूंगी, मुझे पता है अंधभक्त है, बट सवाल पढ़ रही हूँ, व्हाट्स योर कंट्रीब्यूशन इन आवर कंट्री ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। इनका कहना है, अगर आप व्यक्तिगत मेरा पूछ रहे होंगे तो कांग्रेस में मैं नहीं होता प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह मैं यहाँ हम होता है। यहाँ हम में हमारी कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी कहें, युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहें, हमारे देश के राज्य के प्रदेश अध्यक्ष कहें, अलका लांबा जैसी छोटी सी कांग्रेस की एक कार्यकर्ता दिल्ली में बैठी वहां तक कहें, ये हमसे मिलकर कांग्रेस बनती है। और हम सब मिलकर जिसको जिसको जो जो जिम्मेदारी मिली हुई है या अपने आप समझते हैं कि हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है, हम उन्हें निभा रहे हैं। हमने जो किया है, हमारी सरकारें मात्र 3 राज्यों में है, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित 36 राज्यों में, हमारी 3 राज्यों में सरकार है। फिर भी गर्व महसूस करते हैं अपने राज्यों के साथ दूसरे राज्यों की मदद करने में, किसी तरह की कमी नहीं छोड़ी। और जो कहते हैं हमने क्या किया, मैं खासतौर से उन्हें कहूँगी, भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास भाई की और युवा कांग्रेस की तारीफ देश ही नहीं विदेशों तक में हो रही है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सच्चाई वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम फ्रंट पेज पर उनकी नाकामियां, उनका फेलियर दिखाया जा रहा है। बंधुगण, उसी बीच कहीं ना कहीं मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति का भी प्रवेश हुआ। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बिल्कुल होना चाहिए, मगर राजनीति के अंतर्गत कुछ 3-4 मांगे रखी गई। एक मांग था कि द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी ओपनिंग अप द वैक्सीनेशन पॉलिसी। ये जो वैक्सीन पॉलिसी चल रहा है, कहीं ना कहीं ये सेंट्रलाइज्ड हुआ रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है और इसको ओपन अप करने की आवश्यकता है, इसे खोल देने की आवश्यकता है। अंग्रेजी में कहें तो इसे लिबरलाइज करने की आवश्यकता है, ऐसा एक मांग आया। आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी इस विषय को रखा था कि इसे लिबरलाइज करने की और ओपन अप करने की आवश्यकता है। जो दूसरी बात कही गई, वो बात कही गई कि व्हाई डोंट वी ड्रॉ इन द प्राइवेट प्लेयर्स। हम जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं मार्केट में, हम उनको क्यों नहीं लाते हैं, उनको क्यों नहीं इसमें सम्मिलित करते हैं, कॉर्पोरेट्स को क्यों नहीं सम्मिलित करते हैं, बाकी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको क्यों नहीं सम्मिलित करते हैं, वो भी स्टेक होल्डर बने और वो भी इस पूरे प्रोसेस में मददगार साबित हो, यह भी कहा गया। तीसरा विषय जो कहा गया, मुझे याद है प्राइवेट प्लेयर वाला विषय मैंने अभिषेक मनु सिंघवी जी ने भी कहा था, ट्वीट भी किया था, वो मैंने देखा था। तीसरा विषय जो कहा गया, वो कहा गया कि गिव मोर स्पेस एंड लेवी एंड लीवे टू द स्टेट्स। जो राज्य हैं, जो राज्य की सरकारें हैं, उनको ज्यादा स्पेस दीजिए, राज्य सरकारों को ज्यादा स्थान दीजिए, ज्यादा महत्व दीजिए। लेट देम ऑल्सो हैव अ से एंड लेट देम ऑल्सो डिसाइड। राज्य की सरकार भी निर्णय ले, यह राज्य की सरकार के ऊपर छोड़ना चाहिए। यह भी मुझे याद है राहुल गांधी जी ने कहा था। और जो चौथी डिमांड रही थी, कई ऑपेड्स भी आए थे, कई अखबारों में भी छपा था, वो था ओपन मार्केट पॉलिसी, कि लेट द मार्केट्स बी ओपन टू द वैक्सीन। आप वैक्सीन को मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी पे छोड़िए। जब एक प्रतिस्पर्धा होगी मार्केट में और ओपन मार्केट होगा तो ये हर किसी तक पहुंच पाएगा और भारत अपने नागरिकों को यथाशीघ्र वैक्सीनेट कर पाएगा। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर कहूंगी, वैक्सीन को लेकर किसी तरह की कोई भ्रांति मत पैदा करिएगा। राहुल गांधी जी की बात करते हैं, प्रियंका गांधी जी की बात करते हैं, सोनिया गांधी जी ने वैक्सीन लगवाया, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, अलका लांबा ने वैक्सीन क्यों नहीं लगवाया। हम सब की यही कोशिश थी कि पूरे भारत में जिन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं, हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, या जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, पहले उन्हें लग जानी चाहिए, क्योंकि अभी तो उतनी भी वैक्सीन नहीं है जो सबको लग पाए, इसलिए। लेकिन 1 मई के बाद अगर भरपूर मात्रा में हमारी वैक्सीन कंपनियां वैक्सीन देने में कामयाब रही और लगेगा कि भारत के दूर दराज कोने पे बैठा हुआ उस गरीब को भी हम जीवन रक्षक वैक्सीन मुफ्त पे दे पा रहे हैं समय पर, तो यकीन मानिएगा उस लाइन में अंतिम में, पहले पे नहीं, क्योंकि वैक्सीन पे पहला हक देश के उन गरीबों का है, उन मजदूरों का है, कोरोना वॉरियर्स का है। जब वो लाइन में लगेंगे सबसे पहले, और बिल्कुल हम लोग भी उसी लाइन में आपको
टीका लगवाते हुए दिखे।